नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भिलवाड़ा लोकवानी में। इस वक्त हम मौजूद हैं भिलवाड़ा के नज़दीक में संतोखपुरा ग्राम पंचायत में, जहां पर कल चुनाव होने हैं और उससे पहले आज भिलवाड़ा लोकवानी की टीम यहां पर पहुंची है, यहां पर क्षेत्रवासियों से जानने के लिए कि इस बार चुनाव में बड़ा मुद्दा क्या होगा। इसके अलावा लोगों से बातचीत करेंगे एवं प्रत्याशी जो इस चुनाव में खड़े हैं उनसे भी बातचीत कर ये जानने की कोशिश की जाएगी कि आखिर इन चुनावों में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है। उन सभी बातों को लेकर चर्चा करी जाएगी। क्या कारण है कि इस बार की पंचायत जो कोविड काल में हो रही है उसमें सबसे बड़ा मुद्दा पंचायत प्रत्याशियों के लिए और जो इस चुनाव में वोट डालने वाले हैं उनके लिए क्या होने वाला है, ये सभी जानकारी लेंगे। कुछ भी नहीं किया सर, और हमारे से ये बोला कि एक ईंट भी कहीं नहीं लगाऊंगा, एक नाली कहीं नहीं बनाऊंगा और ऐसा, और हम खुद कीचड़ में खड़ा हुआ और हमारे को बोल रहा है कि कीचड़ हो रहा है तो हमारे को फ़ोन क्यों नहीं किया। क्यों आप इस जगह पे खड़े हुए हो, आपको क्या फ़ोन करूँगी मैं, क्या फ़ोन करूँगी मैं? आपको यही कहूँगी ना कि आप किस जगह पे खड़े हो। अब आज भी आप इस जगह पे खड़े हो, आप देख रहे हो हमारी परेशानी, आज कितने मच्छर हो रहे हैं, कितनी हमारी हालत बिगड़ रही है। हमने अपने प्रधानमंत्री ऑफिस में मैंने दो बार फ़ोन करके इनको अवगत करा दिया। हम कोरोना से नहीं मरेंगे लेकिन इस गंदगी से मर जाएंगे। फिर भी हमारे कोई सुनाई नहीं है, जयपुर तक भी हमारी कोई सुनाई नहीं है। और सरपंच से हमारे को कोई लेना देना नहीं है। सरपंच कुछ भी नहीं करता है, अपना घर बनाता है और कुछ भी नहीं करता है सरपंच। हमने ये बात जहाँ से मैंने ये सफेद ले लिए, जहाँ से देख रही हूँ मैं, जहाँ से सरपंच ने ऐसा कुछ भी नहीं किया जो कोई हमारे हित में कोई हो। अपना घर जरूर बनाया लेकिन उन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं किया। सरपंच तो बिल्कुल पड़ता ही हटा दो, आप कार्यकर्ता जो भी है जो कार्यकर्ता करो, लेकिन सरपंच कोई मतलब नहीं है। हाँ, ये वोट मांगने आते हैं तो वोट का पैसे तो लगते नहीं है सर, दे देते हैं, लेकिन हमारे को ये संतुष्टि नहीं है कि कोई भी तरह की ये सरपंच हमारे को फायदा करेंगे। देख लो हमारी हालत, ठेठ से ठेठ तक आप पूरे मोहल्ले में देख रहे हो। अच्छा, आपने कहा कि अभी मच्छर से ज्यादा मरेंगे। हाँ, तो आपके पूरे परिवार ने किसी ने मास्क नहीं लगा रखा। हाँ तो मास्क जी, लगाना चाहिए, लगाना तो चाहिए सर, लेकिन अभी हम घर में हैं, इस मोहल्ले में अभी तक कुछ नहीं है। और जब हम शाम को करते हैं तो शाम को कोई धुआं करता है, कोई दवाई छिड़कता है, बस शाम को अपनी पूरी सेफ्टी रखता है। कब से आप वोट डालते हो? जब से 20-22 साल के हुए तब से वोट डाल रहे हैं सर। तो कोई परिवर्तन नहीं? कोई भी परिवर्तन नहीं है। आते हैं हाथ जोड़ के वोट दे दो साहब, वोट दे दो साहब, कुछ भी नहीं हुआ उस वोट के अंदर। और अब हम ये इस कीचड़ में पड़े हुए हैं तो पड़े हुए हैं, चुप रहिए, हम पड़े हुए हैं तो पड़े हुए हैं, किसको चिंता है हमारी? हैं? किसी को चिंता नहीं है। जो सड़कें बनने की काम है, हाँ, ये आखिरी बार कब हुए थे यहाँ पे? ये कभी जिंदगी में ही नहीं हुआ। आजादी के बाद में कभी भी यहाँ सड़कें बनने के काम नहीं हुआ। हाँ, इतने सरपंच आ गए फिर भी आपको कुछ भी नहीं। ये धूला भी हमने डलवाया साहब, हम 10-10, 5-5 रुपए इकट्ठे करते हैं महिला वाले, और ज्यादा कीचड़ होता है तो हम खुद करते हैं, लेकिन हमारी सुनवाई कोई नहीं है, किसी ने भी नहीं की। हम 10 बार तो कलेक्टर साहब के पास, मेरे पास लिखी हुई है, सबके पास लिखी हुई बता सकती हूँ। गीता भाई मीणा। नमस्कार सर, ये हमने अलग अलग तरह से अलग अलग टाइम पे हमने 3-4 एप्लीकेशनें दे रखी है। इसके अलावा भी हमने बिना प्रिंटेड एप्लीकेशन जो हाथ से हम लिखते हैं वो कई बार हम कई विभागों में दे चुके हैं। हम अब तक तहसील में, SDM कार्यालय में, BDO कार्यालय में, कलेक्टर कार्यालय में जा चुके हैं। उनको हमारी मुख्य समस्या बता चुके हैं कि नाली और रोड ये हमारे मोहल्ले में नहीं है। लेकिन विगत 10 वर्षों में हमारे यहाँ, हमारे गाँव का सरपंच होने के बावजूद भी हमें नाली, रोड और पानी की सुविधा सही से नहीं मिल पाई है। पानी का प्रेशर बहुत लो आता है। हमें 11,000 kV की एक लाइन निकाली जा रही है, उसका ज़बरदस्ती प्रस्तावित किया जा रहा है, ज़बरदस्ती पर दबाव बनाया जा रहा है, एक सकड़ी गली से उसको निकाला जा रहा है। इसके लिए हमने एक्शन साहब को भी रिपोर्ट की, भिलवाड़ा भी हम विद्युत विभाग के कार्यालय में गए, लेकिन हमें कोई भी अभी तक संतोषप्रद जवाब नहीं मिला। रोड व नाली की समस्या के लिए हम MLA साहब के पास में भी जा चुके हैं, और हर जगह जहाँ मुमकिन है कि जहाँ से कुछ हमें होप लगती है कि हम कुछ कर सकते हैं, वहाँ तक हम गए हैं। विगत 10 वर्षों में हम अपने खुद के खर्चे से बिना किसी प्रलोभन के हर जगह ज्ञापन देते हैं, लेकिन हमारा आज तक कोई काम, एक भी काम हमारा नहीं हुआ है। ये जो आपके हाथ में आवेदन पत्र, ये कब दिया था आपने? ये मैंने एक है 7/1/2019 का है। ये हमारी सभी मोहल्ले की समस्या से है। एक इसके एक मंथ बाद का है। ये अलग अलग टाइमिंग के हैं सब, ये 6 महीने के अंतराल के अलग अलग हैं। कि किस चीज़ को लेके दिया आपने आवेदन? एक हमने पानी का प्रेशर जो लो होता है उसके लिए दिया था,
एक हमने रोड नाली के लिए दिया था कि हमारे मोहल्ले में रोड व नालियाँ नहीं हैं। एक ये 11,000 kV की जो ज़बरदस्ती हमारे मोहल्ले से सकड़ी गली से निकाली जा रही है, उसके लिए भी हम कई बार ज्ञापन दे चुके हैं। और पट्टे जो हमारे यहाँ पे पट्टा नहीं बना हुआ है, ना कोई रजिस्ट्री ना कोई पट्टा, अगर हम पंचायत में जाते हैं तो वो कहते हैं कि ये कृषि भूमि है और कृषि भूमि के आधार पर आपका पंचायत विकास नहीं करा पाएगी। ये कृषि भूमि जो बिल्ला नाम हो वो कागज भी ला सकती हैं। जी, आप एक युवा हैं और क्षेत्र में क्या आपके पास रोजगार के लिए मौके हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं? नहीं सर, अभी तक कोई रोजगार का मौका, मैं खुद बेरोजगार हूँ, ऐसा कोई मौका नहीं है किसी की तरफ से, पंचायत की तरफ से हमें ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया गया है और रोजगार के काफ़ी कम अवसर है इस गाँव में। बतौर युवा आपके लिए क्या अभी सबसे बड़ा मुद्दा है इन चुनावों में? जी, सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि हमारे मोहल्ले में रोड व नालियाँ बने ताकि हम एक समृद्ध जीवन जी सकें। हमें मच्छरों से परेशान होना पड़ता है, बरसात के मौसम में ये पीछे से नाला चल जाता है, उसकी वजह से हमारी गाड़ियाँ हम काफ़ी बार हम गिर भी जाते हैं, जन सामान्य काफ़ी गिर जाते हैं। आपका नाम? आनंद सिंह राठौर। नमस्कार, मैं यहाँ गुड्डा का निवासी हूँ और ये बहुत ज़्यादा गंदगी हो रही है। 5 साल के सरपंच ने हमारे लिए कुछ नहीं किया, इतनी गंदगी हो रही है, बच्चे छोटे छोटे बच्चों को इतने कीड़े इतने परेशान कर रहे हैं जिसकी हद नहीं। बच्चे बिल्कुल बाहर रोड पे निकल नहीं सकते हैं, लाइट नहीं है खंबे पे। 5 साल हमारा सरपंच रहा लेकिन किसी चीज़ का विकास नहीं किया। हमने खुद के पैसे लगाकर यहाँ पर रेत ईंटें डलवाई, मिट्टी डलवाया, उसका विकास हुआ। खुद ने हमारे पैसे खर्च करके हमारे ये करवाया। बिल्कुल लाइट 5 साल से परेशान हो रहे हैं। उनको बोला हमने खंबे पर लाइट लगाओ, लेकिन वो बिल्कुल हमारी बिल्कुल सुनवाई नहीं की उस सरपंच ने। और अब आने वाला जो भी सरपंच है उनसे एक ही निवेदन है हमारा कि हमारे खंबे पर लाइट और रोड बननी चाहिए। इसके अलावा हमारा कुछ नहीं है। और पट्टे सबसे मेन है, ज़रूरत हमारे पट्टों की है। पट्टे भी अब बिल्कुल उस सरपंच से बोला हमने, बोला रोड बनाओ, हाँ करने में रह गया, बिल्कुल कुछ विकास नहीं किया उस सरपंच ने। इतनी गंदगी हो रही है, छोटे बच्चे बिल्कुल रोड पे आने जाने से बिल्कुल परेशान हो रहे हैं, मच्छर काटते हैं, रात को पूरी रात भर परेशान रहते हैं हम लोग। और अभी डेली रोज वोट हमें दो, वोट हमें दो, वोट हमें दो। वोट किस लिए दें? ये इतनी गंदगी, बस एक बार आएंगे वोट दो, बस अभी हमारी गर्जे कर रहे, फिर हमारे को उनको गर्जे करने पड़ी, उनके पास जाना पड़ेगा तो भी हमारी कोई सुनवाई नहीं। हर एक चीज़ के लिए उनके पास जाना पड़ता, लेकिन आज वहाँ पर गए, आज वहाँ पर गए, किसी चीज़ की सुनवाई नहीं होती हमारे लिए। मतदान करोगे कल? करेंगे मतदान, लेकिन किस लिए करें? ये हमारे गंदगी बिल्कुल कुछ किसी चीज़ का विकास होगा तो हम मतदान करने के लिए क्यों नहीं? अगर विकास हो तो हम आराम से मतदान करने में हमारा दिल खुश होगा कि भाई हमारा आज सरपंच हमारे लिए कुछ न कुछ कर चुका। लेकिन वो सरपंच ने बिल्कुल कुछ नहीं किया हमारे लिए। आज जो कोरोना बीमारी चल रही है और जो लॉकडाउन लगा था, उस लॉकडाउन में पूर्व सरपंच ने जो 5 साल कार्य किया है, उन्होंने आपकी कोई मदद की? कुछ मदद नहीं की। उसने घर पे आके किसी से ये भी नहीं पूछा कि आपको किस चीज़ की परेशानी है या फिर कुछ चाहिए, किसी चीज़ के लिए नहीं पूछा। कितने बच्चे परेशान हो रहे हैं घर में, कहाँ जाना, बिल्कुल बाहर नहीं निकल सकते थे, रोड पे नहीं जा सकते थे, खाना कहाँ से आ रहा कहाँ से नहीं आ रहा, बिल्कुल ना तो कोई वार्ड पंच। इसके लिए आपने सरपंच से अनुरोध किया उनसे, लेकिन वो बिल्कुल नहीं आए। ना तो कोई वार्ड पंच बनते यहाँ पे 10 साल हो गए, लेकिन हमारी गली में कभी आके नहीं देखा बारिश के दिनों में कि यहाँ पे इतने तो बच्चे स्कूल के दिनों में इतने पानी में से निकल के बच्चे यहाँ से रोड क्रॉस करते थे, इतना पानी भरा रहता था यहाँ पर। सरपंच कौन है आपका? आपके क्षेत्र में चुनाव है तो किस तरीके का पिछले 5 साल का कार्यकाल रहा सरपंच का? पिछले साल का भी अच्छा ही रहा, वैसे तो कार्यकाल ठीक रहा और जहाँ ज़रूरत पड़ी वहाँ मुख्य काम हुए भी है। और जो अभी बाकी है, जो अब सरपंच जो कल नए बनेंगे उनसे उम्मीद रखेंगे कि वो काम अच्छा करवाएंगे। क्या लगता है कि कौन सा काम अभी तक क्षेत्र में होना चाहिए था जो अभी तक नहीं हुआ? तो काम तो हमारे यहाँ बहुत बाकी है, काम बहुत बाकी है अभी तो हमारे। जैसे रोड लाइट पूरी पंचायत में अभी है नहीं, सीसी रोड अभी पूरी पंचायत में है नहीं, शमशान के काम सब अधूरे है पूरी पंचायत में, और लोगों की काफ़ी समस्याएँ हैं अभी जो अभी होनी बाकी है। स्कूल और शिक्षा को लेकर क्या कहना है आपका? क्या स्कूल और है प्रॉपर? स्कूलें तो वैसे हमारे प्रॉपर है, हर गांव में स्कूलें हैं, प्रॉपर व्यवस्था है स्कूलों की, तो स्कूलों में हमारे कोई कमी नहीं है। और नालियों की साफ सफाई? नालों की पूरी तरह से अभी कोई व्यवस्था नहीं है। जो अब हम चाहते हैं कि भाई नए सरपंच जो बनेंगे उससे उम्मीद रखते हैं वो पूरी करवाएंगे। अच्छा, जो कुछ गाँव जुड़े हैं, कुछ गाँव कट गए हैं पंचायत से, उसको किस तरीके से देखते हैं? तो कट गए तो वो बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि कट गए तो उससे हमारा क्या कि जैसे गाँव टूट गए तो वो टूटने से जो बच गए, जो उनका जो कम गांव बच गए तो उनका विकास अच्छा होगा और जो लोगों को आने जाने की जो डिस्टेंस थी वो भी दूरी कम हो गई, तो फ़ायदा ही हुआ, उससे हमारे को फ़ायदा हुआ पंचायत वालों को। एक आपके गांव में नदी है? जी सर।
यहाँ जो अवैध खनन होता है उसको रोक अवैध खनन के लिए मेरी बात सुनो, मेरा एक ही मानना है, ये अपने राजस्थान पुलिस है, ये सब भ्रष्टाचार है। ये बाहर से कोई प्लान गई थी, राजस्थान पुलिस इतने भ्रष्टाचार है जो उनको फ़ोन कर देंगे कि भाई हम आ रहे हैं, और खनिज डिपार्टमेंट उससे भी ज़्यादा भ्रष्टाचार है। वो पहले ही फ़ोन कर देंगे हम आने वाले, तो पुलिस वाले को कंटिन्यूटी बनी रहती है इनकी, तो वो एक दूसरे को फ़ोन कर देंगे, वो ट्रैक्टर वाले गायब हो जाएंगे। अवैध खनन को रोकने के लिए आप क्या प्रयास करें? हमारे प्रयास से अवैध बजरी का हमारे प्रयास से कोई काम नहीं चलेगा। सरकार के आदमियों को जागरूक होना पड़ेगा, और भ्रष्टाचार है, हम मोदी सरकार से भी उम्मीद रखते हैं कि भ्रष्टाचारियों पर लगाम लगें, लेकिन भ्रष्टाचारी इतने बेखौफ हो गए, जो पुलिस वालों का सपोर्ट रहता है उनको राजनीति के नेता फ़ोन कर देते हैं, जैसे कभी कौन नेता फ़ोन कर रहा तो वो उसके हिसाब से बेखौफ होकर लड़ाई दंगा करते हैं, कर्मचारियों के साथ भी मारपीट करते हैं कितनी बार। तो ये तो क्या कि सरकार के आदमी जब तक भ्रष्टाचार से मुक्त नहीं होगा तब तक ये तो काम चलता रहेगा, और आप भी देख रहे हो कितनी बार पेपर में भी आता है, लेकिन वो चलता ही रहेगा। क्या नाम है आपका? राधेश्याम गुजर। किन मुद्दों को लेकर इस बार आप चुनाव में वोट डालेंगे? वही पिछली बार जो सरपंच थे उन्होंने विकास कार्यों की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, और हमारी पंचायत विकास में पिछड़ी है। तो हम ये चाहेंगे कि हमारी पंचायत में विकास हो। जैसे बहुत सारी सड़कें ख़राब है, स्कूलों की हालत ख़राब है, स्कूलों में बराबर ध्यान नहीं दिया जाता, पढ़ाई में ध्यान नहीं दिया जाता है, यानी सिटी के पास में होते हुए भी बहुत सारी सुविधाओं से पंचायत वंचित है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि जो हमारी हर चीज़ जैसे स्कूल, सड़कें, रोड, लाइटें, ये सब कंप्लीट कोई अगर इस पर प्रयास करे उसको वोट दें, और ऐसा सरपंच बने जो इन सभी पर पूरा ध्यान दें। इस बार चुनावों में कुछ क्षेत्र कम हुए हैं, इसे आप किस तरीके से देखते हैं? इसको लेकर आपका क्या सोचना है? देखिए, पहले बड़ी पंचायत थी, लगभग वो जो रहते तो 5,500 वोट होते, अभी पंचायत में 4600 वोट है। तो एक हिसाब से सेक्टर छोटा रहेगा तो सरपंच जो भी बनेगा उसको विकास या कार्य करने में आसानी रहेगी, क्योंकि बड़ा सेक्टर होने से हर जगह पहुंच नहीं पाता या बजट के हिसाब से वो नहीं कर पाता है। अगर पंचायत छोटी हुई है तो इसका भी अच्छा असर पड़ेगा विकास कार्यों पर। आपका नाम? नरेंद्र सिंह गुड्डा। नमस्कार सर। जी, पिछले 5 सालों में सरपंच का कार्यकाल किस तरीके से रहा? क्या आप खुश हैं उनके कार्यकाल से? किस तरीके की समस्याएं हैं, क्या है? पिछले 5 वर्ष में हमारे सरपंच साहब ने यहाँ पे जहाँ पे ज़रूरी था वहाँ कराया, बाकी हमारी कॉलोनी के ऊपर उन्होंने कुछ भी विकास के ऊपर कुछ नहीं कर पाए। कौन सी कॉलोनी है? ये अपने कबीर नगर भी कहते हैं, गुड्डा की छोटी सी कॉलोनी है, और यहाँ पे रोड, लाइट और सबसे ज़्यादा नालियों की परेशानी है, और रोड की पट्टे वगैरह जो अपने हैं ना, इस गुड्डा गांव में इस कॉलोनी में पट्टे अभी तक जारी नहीं हुए। अपन ने सरपंच के पास ये मुद्दा भी उठाया तो उसने बोला भाई हमारे यहाँ हमारे हाथ में ये नहीं है, यह जगह यूआईटी के अधीन है, और यूआईटी में जाके हमने अप्लाई भी किया, पर अभी तक कोई भी मतलब उसमें उनको संतुष्टिपूर्ण जवाब और कुछ सकारात्मक चीज़ नहीं मिली। अब नए सरपंच से आप क्या अपेक्षा है? नए सरपंच से हम ये अपेक्षा रखेंगे कि हमारी इस कॉलोनी के अंदर जो भी समस्या जैसे रोड, लाइट, नल वगैरह की है, और सबसे बड़ी बात है पट्टे की है, तो इस पट्टे की कार्रवाई को करवा के हमें पट्टे दिलाए जाए, जिससे हम बैंक वगैरह से लोन लें या कुछ भी करें तो हम परेशान नहीं हुए। आप दिव्यांग हैं, आपने दिव्यांग कोटे का कोई फायदा लिया? सर, मैंने दिव्यांग कोटे में 2 बार अप्लाई किया था गाड़ी के लिए, अभी तक मेरे को कोई गाड़ी नहीं मिली है, बाकी पेंशन वगैरह तो आती है। तो आप चाहते हैं कि आपको वाहन मिले? बिल्कुल श्रीमान जी, ये तो सभी दिव्यांग की ये अपेक्षा है कि वो चल नहीं पाते हैं, कुछ भी है तो उनको सरकार से जो भी सुविधाएं मिल रही है उनका पूरा लाभ मिला जाए, परंतु ये अपन को सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग में हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। आपका नाम? मेरा नाम देवेंद्र सिंह राठौड़ सर। इस वक्त हम मौजूद हैं संतोखपुरा में, जहां पर इस बार के चुनाव में जो प्रत्याशी हैं रुक्मणी जी, उनके साथ हम मौजूद हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार किन मुद्दों को लेकर वह चुनाव हैं और इन मुद्दों को लेकर वो कैसे काम करेंगे। सबसे पहले आप ये हमें बताइए कि इस बार के चुनाव में जो आप प्रत्याशी बने हैं, क्या कारण रहा कि आपको इस चुनाव लड़ना पड़ा? इस चुनाव को लड़ने का ये कारण रहा कि ये एक महिला सीट आई थी, सामान्य महिला, और महिलाएं इस वक्त यहाँ पर आत्मनिर्भर के रूप में बहुत कमज़ोर हैं, और मैं ये चाहती हूँ कि अगर
महिलाओं के लिए अगर मैं कुछ कर सकती हूँ, जैसे कि अभी राजीविका समूह हमारा चला है सरकार का, उसकी अगर वो योजनाएं में अगर आता है और सरकार की जो योजनाएं हैं, मैं इन महिलाओं को जोड़ करके और इनके लिए कुछ कर सकूं, ऐसा मेरा ये विचार है। और मैं 25 साल से इस पंचायत के अंदर सक्रिय हूँ और अभी भी मुझे इस बात का अफसोस होता है कि एक महिलाएं कितनी अभी भी यहाँ पर मजबूर है। उन महिलाओं को जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। वो बार बार पंचायत में जाती हैं, चक्कर लगाती हैं, उनकी कोई सुनने वाला नहीं होता है। हमारी ग्राम पंचायत में सबसे पहले ओबीसी सरपंच महिलाएं बनी थी, लेकिन उस समय ज़्यादा शिक्षा का नहीं थी, शिक्षा का अभाव था। उसके बाद में दोबारा अभी वर्तमान में जो गया है सत्र, इसके अंदर ऐसी सीट आई थी और उसमें पढ़ी लिखी महिला सरपंच बनी थी, लेकिन उस महिला को सरपंच न होते हुए उसके सरपंच पति ने उस पंचायत को चलाया था, जिससे मेरी महिलाएं बहुत पीछे वापस पिछड़ चुकी थी। ऐसा मैं ये चाहती हूँ कि महिलाओं के लिए सबसे ज़्यादा करूँ, और जो युवा पीढ़ी है उनकी शिक्षा के ऊपर बहुत हमारे यहाँ की शिक्षा हैं वो पीछे है। हमारे स्कूलों में जो पढ़ाई होनी चाहिए थी आज के हिसाब से वैसी पढ़ाई नहीं होती है, बहुत ही लापरवाहियाँ होती है। इस वजह से मैं ये चाहती हूँ कि अगर एक बार अगर कलम आई है और महिला सीट आई है, तो सभी महिलाओं ने मेरे से निवेदन किया था कि वैसे भी आप हमारे छोटे मोटे काम ही करती हो, क्यों ना आपकी बार कलम हम आपके हाथ में दे दें, और अगर एक कलम आती है तो आप हमारे लिए बहुत अच्छी योजनाएं जो है उनको हमारे तक पहुंचा दोगी। आपने कहा कि आप महिलाओं के लिए हक में काम करने के लिए इसलिए आप प्रत्याशी बने। आप मुझे अगर ये बता सके कि कौन कौन सी इस समय योजनाएं हैं राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जो महिलाओं के लिए, कुछ योजनाओं के बारे में बता सकें। अभी जन आधार है, जिससे भी इलाज होना, खाद्य सुरक्षा होना, ये तो जन योजनाएं हैं। मैं पूछ रहा हूँ सिर्फ महिलाओं के लिए, अगर आपको पता हो कि सिर्फ महिलाओं के लिए जो योजनाएं बनी हो खास, जैसे डिलीवरी वगैरह है उसके अंदर पैसा मिलना, आंगनवाड़ी के अंदर से जो लाभ मिलते हैं वो मिलना, ऐसी कई योजनाएं जो आ रही है वो बराबर हमारे यहाँ पर फॉलो नहीं हो पा रही है। क्या आपके पास कोई आंकड़ा है जिससे ये पता चल सके कि आपके क्षेत्र में किन महिलाओं को ये सेवा मिली, किन महिलाओं को इसका लाभ मिला और किन को नहीं मिला, कितने % लोगों को मिला, कितने % लोगों को नहीं मिला? यहाँ पर सिर्फ बहुत ही कम लोगों तक ये पहुंचा है। यानी कि ये मान के मैं इस मान को चलती हूँ कि यहाँ पर बिल्कुल गौण है, कोई महिलाओं को कोई लाभ नहीं पहुंचा। यहाँ पर बताया नहीं जाता है कि यह है। अगर हम अखबार या फिर टीवी के माध्यम से कोई योजना देखते हैं तो उससे पता चलता है कि इतनी योजनाएं भी यहाँ चल रही है, लेकिन यहाँ महिलाओं तक नहीं पहुँच रही है। अगर आप सरपंच चुनकर आते हैं और आप चुनाव जीतते हैं तो किस तरीके से महिलाओं में और लोगों में जागरूकता लाएंगे सरकार की योजनाओं के लिए? अगर मैं इस चुन करके आती हूँ तो मैं पूरी गाइडलाइन लूँगी, समझूंगी कि वास्तव में हकीकत में क्या योजना है, हवाई योजना है या वास्तव में हकीकत है। अगर हकीकत योजना है तो मैं सबको लाभ दिलाने की पूरा प्रयत्न करूँगी। आपने कहा कि पिछले जो चुनाव हुए उनमें जो महिला प्रत्याशी जीत के आई उनके पति ने यहाँ पर राज किया, जिसके कारण काम नहीं हो पाया। आप कैसे आश्वस्त करेंगे कि आपके कार्यकाल में अगर आप जीतती हैं तो ये नहीं होगा? मैं ऐसा आश्वस्त करूँगी कि जो मेरे सेक्रेटरी रहेंगे उनको मैं ये कहूँगी कि जो भी योजनाएं हैं आप मुझे भी बताओ, और अपन जो महिलाएं आ रही इनको रोज़ चक्कर ना काटे, और एक ही बार में जैसे विधवा पेंशन है, वृद्धा पेंशन है, ऐसी योजनाएं जो अभी यानी कि जो प्रेगनेंसी के टाइम पे जो खाते वाते खुलवाने होते हैं उनके लिए हमारे यहाँ की महिलाएं बहुत ज़्यादा परेशान होती है, उनका अपन सही किया जाए। जो प्रधानमंत्री आवास योजनाओं में जो मकान वगैरह बनते हैं उनके लिए महिलाएं दर दर भटकती है। नरेगा चल रही है, उस नरेगा के अंदर जो धांधली होती है उसको रोका जाए, उनको ये नियम बताया जाए कि समय पर काम पर जाना है, समय से वापस आना है, और अपना जो भुगतान है वो खुद अपने स्वयं लें, नहीं कि उनको 50% में बांट दिया जाए। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा कि समीकरण क्या है, कितने प्रत्याशी और कौन कौन से गांव आपकी पंचायत समिति में आते हैं? कितने प्रतिशत, कितने वोटर्स हैं आपकी पंचायत समिति में? मेरे यहाँ पर 4600 वोटर हैं। कितने पुरुष कितनी महिलाएं? इसके अंदर 2200 के समथिंग तो महिला है मतदाता, और 2050-2021 के मतलब 2100 के समथिंग पुरुष मतदाता है। अच्छा, और कौन कौन से क्षेत्र आपके पंचायत समिति में आते हैं? पंचायत में माली खेड़ा आता है, लालगंजी खेड़ा, शेखजी खेड़ा आता है, स्टेशन नगर आता है जिसकी आबादी ज़्यादा है और सबसे ज़्यादा पिछड़ा हुआ है ये, और गुड्डा आता है, संतोखपुरा गांव आता है, हेडक्वार्टर हमारा संतोखपुरा है पंचायत का, स्टेशन नगर, गुजरों का गुड्डा, ये सारे गांव हैं।
सबसे पहला काम कौन सा होगा आपका अगर आप चुनाव जीत के आते हैं कि सबसे प्रायोरिटी पे ये काम रहेगा? सबसे पहले प्रायोरिटी मेरी रहेगी स्वच्छता मिशन की ओर मैं ध्यान दूंगी और उसको फॉलो करूंगी, क्योंकि अभी तक यहाँ पर कोई कचरे की गाड़ी वगैरह पात्र जो ऑटो कीपर है वो नहीं है। ये सबसे पहले मैं लाऊंगी और सबसे पहले मेरी ग्राम पंचायत संतोखपुरा की सफाई करवाऊंगी। उसके बाद दूसरे कामों के लागू करूँगी। जो पेयजल समस्या है, कई गाँवों के अंदर नल की योजनाएँ नहीं पहुँच पाई है अभी तक भी। जो 15 साल से वंचित हैं गांव, वहां तक मैं चंबल योजना को ले जाने की पूरी कोशिश कर रही हूं और करूंगी और उसको फॉलो भी करवाऊंगी। मालीखेड़ा गांव है, उसके अंदर सरकारी टूटियाँ लगी हुई है, वो घर घर तक उसमें कनेक्शन नहीं है। उसकी भी मेरी ये रहेगी कि मैं वहां तक भी इसको ले जाऊँ। आप कह रहे हैं कि अभी तक यहाँ पर कचरे की गाड़ी कचरा लेने नहीं आती, तो किस तरीके से लोग कचरे का निस्तारण करते हैं जो घरों में कचरा हो रहा है? उसका बस अपने स्तर पर इधर उधर फेंकते रहते हैं, जलाते हैं, बस ऐसा ही करते हैं। मैं ये जानना चाहूँगा कि यहाँ पर शिक्षा का क्या स्तर है और उसके लिए आपकी किस तरीके से प्लानिंग है? यहाँ का शिक्षा का स्तर बहुत ही कमज़ोर है। यहाँ पर मात्र एक हाई सेकेंडरी स्कूल है हमारी संतोखपुरा, उसमें थोड़ा 50% पढ़ाई होती है। बाकी जो दूसरी स्कूलें हैं वहाँ पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है, बच्चे बहुत कमज़ोर हैं। विशेषकर जो स्टेशन नगर पे जो स्कूल है, ये एक SC ST के जो बच्चे इसमें ज़्यादा पढ़ते हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई भी ध्यान नहीं है, मास्टर कोई ध्यान नहीं देते हैं। सरकारी स्कूल है कि निजी? सरकारी स्कूल है और 8वीं तक है और आज़ादी के बाद की स्कूल है, लेकिन अब अभी वो खंडर में तब्दील हो रखी है, उसमें कोई विशेषता नहीं है। उसका मुझे बहुत अफसोस होता है कि अगर काश मैं सरपंच हूँ तो यहाँ पे बहुत अच्छे टीचर लाऊँ और इन बच्चों को अनुशासन से पढ़ाने की मैं पूरी कोशिश करूँ। तो आप कह रहे हैं कि यहाँ पे जितनी भी स्कूल हैं वो 8वीं कक्षा तक है, तो उसके बाद 12वीं की है। संतोखपुरा में जो है वो 12वीं तक है। वो कैसी स्कूल है? वो अच्छी स्कूल है, वहाँ पर अनुशासन है। वहाँ पर मेरी पंचायत के अलावा दूसरी पंचायत के बच्चे भी यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं। भिलवाड़ा का नाम जब देश की रैंकिंग निकल रही थी OPD, ओपन डिफेक्शन फ्री, यानी खुले में कोई शौच ना जाता है, उसमें भिलवाड़ा का स्तर काफ़ी ऊंचा आया था। संतोखपुरा पंचायत के हाल क्या है? क्या लोग अभी भी खुले में शौच जाते हैं यहाँ पे? संतोखपुरा का हाल यह है, शौचालय तो सभी जगह बने हैं, लेकिन अभी भी उसका पूरा उपयोग नहीं होता है। यहाँ पर 25% लोग बाहर शौच करने के लिए जाते हैं। कितने सार्वजनिक शौचालय क्षेत्र में बने हुए हैं पंचायत में? सार्वजनिक शौचालय एक भी नहीं है, सभी अपने स्तर पे बनाए हुए हैं या फिर जो भी ये योजनाएं थी उसके अंदर बने हुए हैं। सार्वजनिक शौचालय कोई भी नहीं है अपने यहाँ? अच्छा, सफाई के लिए आप जब बात कर रहे हैं तो किस तरह से काम किया जाएगा कि अगर नगर परिषद, आप कह रहे हैं कि कोई भी गाड़ी लेने नहीं आ रही है, उसकी शुरुआत किस तरीके से करी जाएगी? कहने को तो हर नेता वादा करता है, लेकिन उसको पूरा हकीकत में किस तरीके से किया जाएगा, उसको क्या है? मैं हकीकत में ये करूँगी कि जब अगर मैं सरपंच चुन के आती हूँ तो मैं सबसे पहले मेरे सेक्रेटरी को ये कहूँगी कि दूसरी पंचायतों में जिस तरह से ऑटो कीपर चल रहे हैं उस तरीके से अपने यहाँ पर भी ऑटो कीपर लाया जाए और जो सफाई कर्मचारी है उनको सही तरीके से वेतन पे रख करके उनसे काम करवाया जाए। अच्छा, और जो ये नालियाँ हैं उन सबको भी टूटी फूटी नालियाँ उनको सही तरीके से निकलवा करके सफाई कर रहे हैं, ऐसा मेरा विचार है। क्या आपके पास इसकी कोई जानकारी कि इस प्रक्रिया को शुरू करने का क्या प्रोसेस है? जो सरकार की योजना उन्हीं के आधार से चालू किया जाएगा। सरकार की योजना तो अच्छी है, लेकिन अब इतने दिन तो कलम ही हाथ में नहीं थी, बस कहते हैं भाई करवाओ, ऐसा करो ऐसा करो, पर करा नहीं। अगर होगा तो अगर सरपंच के लेवल का जो काम है मैं करके दिखाऊंगी। रोजगार की किस तरीके से व्यवस्था है? क्या यहाँ पे लोगों के लिए, स्थानीय लोगों के लिए यहाँ पे आसपास रोजगार की किस तरीके से व्यवस्था है, उसके लिए आपका क्या कहना है? यहाँ पर रोजगार के लिए हमारे पास इंडस्ट्रीज एरिया है, यहाँ पर रोजगार के ये साधन है। दूसरा हमारे पर अजावा कजावा जो भट्टे हैं वहाँ का ये एक बहुत ही बड़ी एक आजीविका है। जो कुम्हार ईंटें बनाते हैं उनसे यहाँ पर एक आजीविका चलती है, बाकी यहाँ पर दूसरी और नहीं है। और मैं ये चाहूँगी कि ये जितने भी उद्योगपति उनसे ये कहूँगी कि महिलाओं के लिए एक अलग से एक खाता खोला जाए, जिनमें हर फैक्ट्री के अंदर 50-50 महिलाएं, जिसका गांव नज़दीक पड़ता हो वहाँ पर वो काम करें, जिससे वो आत्मनिर्भर बने और अपना घर से अच्छी तरह से चलाए। अगर प्रदूषण की बात करें और गंदगी या काले पानी की बात करें तो उस समस्या को लेकर क्या है, किस तरीके से आप देखती हैं? प्रदूषण के बारे में तो सर मैं 25 साल से निरंतर इसका विरोध करती हूँ, लेकिन ये तो शिकायतें करते हैं, उसके ऊपर वापस टीम भी आती है, लेकिन वापस वो गौण हो जाती है। अब ये क्यों होता है, क्या है, मैं नहीं कह सकती कि कैसे ये ऐसा चला जाता है, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि पानी का वाटर लेवल है हमारे यहाँ का पूरा ख़राब है, खेती हो नहीं पाती है। मात्र एक पीने के पानी के लिए चंबल की जो ये योजनाएं चल रही है उससे हम पीने का पानी पीते हैं, बाकी कोई बोरिंग के अंदर पानी सही नहीं है। काला पानी निरंतर फैक्ट्री का छूटता है, प्रदूषण निरंतर होता है, इतना प्रदूषण होता है कि हमारे को सांस लेने में भी तकलीफ होती है। पानी की बात चल रही, मैं पूछना चाहूँगा पीने के पानी की कितने दिन में सप्लाई होती है?
एक दिन छोड़ करके एक दिन होती है प्रॉपर सप्लाई है पूरी? जी। बस जिन गाँवों में नहीं है, नल योजना नहीं पहुंची है, इसके अंदर एक ही गांव ऐसा है, ग्राम गुड्डा, जिसके अंदर 15 साल से पानी की व्यवस्था नहीं है। लोग बाग 350 रुपये का एक टैंकर पानी डलवाते हैं और पीते हैं। लेकिन मैंने ना एक्शन साहब से सबसे बात करी है, मैंने कहा इतने साल हो गए, अब तो पानी की आ गई, लेकिन बहुत ही जल्दी है, प्रोसीजर में चल रहा है और हो जाएगा। आपने इससे पहले राजनीति में कोई कार्य किया है, कोई चुनाव लड़ा है? मैंने 3 बार राजनीति चुनाव लड़ा है। एक बार मैं निर्विरोध वार्ड पंच बनी, दूसरी बार भी निर्विरोध बनी, तीसरी बार मैंने वोट पड़े थे, मैं उसमें भी मैं जीती। तो उन चुनावों में और जब कोरोना काल में जो चुनाव हो रहा है, इन दोनों में आप किस तरीके से अंतर देखते हैं? उन चुनावों में और अभी जो कोरोना काल का जो चुनाव चल रहा है उसमें बहुत अंतर है। अभी है ना, बहुत ही जान सबकी खतरे में है। इस चुनाव को बहुत सही तरीके से लड़ना चाहिए, दूरियां बना के रखना चाहिए, सोशल डिस्टेंस का पालना होनी चाहिए, मास्क हर व्यक्ति के पास में मास्क होना चाहिए, उस मास्क का उपयोग भी होना चाहिए, सैनिटाइजर होना चाहिए, गए ऐसा दूरियां बना के रखनी है। बहुत ही एक मतलब इसको मैं ये कहना चाहती हूँ कि कोरोना के अंदर जितनी पालना हो सके उतना सही होगा। आपको लगता है लोगों में इस बात को लेकर जागरूकता है? लोगों में लेकर के जागरूकता तो बहुत है, लेकिन है ना, कभी कभी लोग भावुक हो जाते हैं तो सब एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं। अभी जब कोविड का लॉकडाउन शुरू हुआ था, कोरोना का लॉकडाउन शुरू हुआ था, उस समय हर जगह ये देखा गया कि लोग अपने घरों की ओर वापस लौट रहे हैं, लोग गाँवों की तरफ वापस लौट रहे हैं। ज़रूर हुआ होगा कि शहरों से आपके पंचायत क्षेत्र में आने वाले लोग भी गाँवों में लौटे होंगे, तो उनको किस तरीके से अब गांव में ही रोजगार मिले और नरेगा का काम सही तरीके से हो, इसे लेकर आप किस तरीके से देखती हैं? क्योंकि अब ये सबसे बड़ा दुविधा है जो नया सरपंच आएगा। अगर नरेगा का जो काम है उसके अंदर सरकार की गाइडलाइन है कि 100 दिन भरे जाए एक परिवार के ऊपर। एक जो जॉब कार्ड जो बना हुआ है उसके अंदर 100 दिन एक आदमी को मिलना चाहिए, उसको सही तरीके से मिलना चाहिए और वो काम पे जाए, तो उससे क्या होता है कि उसको एक रोज़गार मिलेगा। और नरेगा एक बहुत अच्छी स्कीम है, लेकिन इसका अगर सही तरीके से उपयोग किया जाए तो, अगर इसके अंदर धांधली करते हैं तो फिर रोज़गार और बेरोजगार सब बराबर है। चिकित्सा की बात करते हैं, चिकित्सा सेवाएं किस तरीके से हैं और आपका क्या रोल रहेगा इन चिकित्सा सेवाओं को सुधारने के लिए? चिकित्सा के अंदर मेरी ग्राम पंचायत के अंदर 25 साल पहले से ही ये बना हुआ है उपस्वास्थ्य केंद्र, जिसमें जेएनएम नर्स बैठती हैं। चिकित्सक हमारे यहाँ पर है नहीं, क्योंकि उपस्वास्थ्य केंद्र मंडल जो पास में ही पड़ता है। हमने कई बार मांग भी रखी थी कि हमारे यहाँ पर भी एक चिकित्सक होना चाहिए, परंतु ये कहा जाता है कि 3 किलोमीटर के अंदर जो उपस्वास्थ्य केंद्र है, इसलिए यहाँ चिकित्सक नहीं बैठता। हमारे यहाँ जो एनएम बैठती है वो यहाँ पर कार्य करती है, टीकाकरण वगैरह वगैरह सब समय समय पर तो होता है। और अगर सरपंच चुन के आती हूँ तो इसको और ज़्यादा सुधारने के लिए कोशिश करूँगी कि 24 घंटे यहाँ पर जेएनएम बैठे और बहुत अच्छी तरीके से एक व्यवस्था बने। मैं डॉक्टरों की टीमों को बुलाऊँगी, उनसे कहूँगी कि गाँव के अंदर छिड़काव वगैरह कराया जाए। बहुत सी ऐसे काम है। एम्बुलेंस की क्या व्यवस्था है? एम्बुलेंस मेरी पंचायत में नहीं है, तो इसके लिए कुछ प्लान रहेगा? अगर सरकार मुझे मेरी पंचायत के अंदर एम्बुलेंस देगी तो मैं उससे ज़रूर मांग करूँगी। और अगर नहीं दी तो? अगर नहीं दी तो फिर मांग करूंगी उसके होना चाहिए। मेरे यहाँ पर भी एक एम्बुलेंस होना चाहिए कि जब डिलीवरी वगैरह हो और भीलवाड़ा जाना पड़े तो हो। बाकी वैसे हम फ़ोन करते हैं और 108 पे 104 पे तो गाड़ी आती है। अच्छा, एक जो मेरा सवाल है अब वो लेकर है कि बच्चों की शिक्षा पर अभी काफ़ी असर पड़ा है, क्योंकि स्कूलें बंद हैं और न जाने कितने समय तक रहेगी। तो क्या आपके पास कोई ऐसी जानकारी है कि आपके क्षेत्र में इंटरनेट कनेक्टिविटी के है लोगों के पास? क्या बच्चे स्कूल की शिक्षा ले पा रहे हैं? किस तरीके से उनकी शिक्षा की आपने कभी जानने की कोशिश करी? जी, अभी है ना, मोबाइल के ऊपर जो पढ़ाई चल रही है, वो जो प्राइवेट स्कूल के जो बच्चे हैं वो तो उस पर शिक्षा ले रहे हैं, लेकिन जो सरकारी स्कूल के बच्चे हैं वो ये शिक्षा नहीं ले पा रहे हैं, बस वो खेलते हैं। उनको पढ़ाने के लिए तो अभी सरकार ने कोई लिया ही नहीं। बार बार कहते हैं ये जो कोरोना चल रहा है उससे स्कूलें नहीं खुल रही है, और प्राइवेट बच्चे हैं जो मोबाइल के ऊपर पढ़ाई करते हैं, ये मैंने देखा है। तो इसके लिए आपके पास कुछ सोल्यूशन? इसके लिए तो सोल्यूशन ये रहेगा कि अगर मैं ये कहती हूँ कि आप पढ़ाओ तो मुझसे ये कहा जाता है कि अभी तो कोरोना है, कैसे पढ़ाएं, कैसे दूरियां बनाएं। मैं अगर सरपंच बन के आती हूँ तो मैं उन टीचरों से निवेदन करूँगी कि जो कमरे हैं उनमें कम कम बच्चों को थोड़ा देर ऐसे दूरियां बिठा करके कुछ इनको करो, नहीं तो ये भूल जाएंगे जो अपनी पढ़ाई है। मैं आपसे एक सवाल जो मेरे लिए महत्वपूर्ण सबसे रहा है कि युवाओं को लेकर कोई भी राजनेता युवाओं की खास करके रोजगार को लेकर
कोई भी राजनेता नहीं बोलता, और बोलता है तो वादे जरूर करे जाते हैं, लेकिन ज़मीन पर उन पर किस तरीके से काम होगा, किस तरीके से रोजगार बढ़ेंगे युवाओं के लिए, इसका कोई एक्शन प्लान किसी के पास नहीं है। बढ़ाने की कोशिश आप भी करेंगे, लेकिन किस तरीके से बढ़ेंगे वो अगर आप युवाओं के लिए बता सकें, वो अगर आप जानकारी दें। युवाओं की रोजगार की तो बहुत ही समस्या है। जैसे तो हमारे फैक्ट्रियाँ वगैरह है, युवा जाते हैं काम पर, लेकिन जैसे अभी आसपास में जिंदल वगैरह चल रहा है, तो मैं वहाँ से कहूँगी कि मेरी संतोखपुरा पंचायत के युवाओं को भी रोज़गार मिलना चाहिए, ताकि वो 8 घंटा ड्यूटी करें। और अभी जो है फैक्ट्रियों में ये 12 घंटा ड्यूटी करते हैं, इससे बच्चे थक जाते हैं। आधे दिन युवा काम पे जाता है और आधी बार एब्सेंट मार लेता है। तो मैं ये चाहूँगी कि श्रम विभाग से निवेदन करूँगी कि इनका 8 घंटे ही ड्यूटी करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को रोज़गार भी मिले और कोविड-19 की पालना भी हो। अच्छा, एक चीज़, चुनाव में काफ़ी प्रत्याशी हैं, आप भी उनमें से एक हैं। क्या कारण है कि वो प्रत्याशी और आप में अंतर है? क्या अंतर है कि दावे तो सब जो आप कर रहे हैं वो भी कर रहे हैं, अंतर कैसा है? अंतर तो सर यह है कि यह सीट महिला प्रत्याशी सीट है। सारे ही पुरुष अपनी महिलाओं का माध्यम बना के चुनाव लड़ रहे हैं। तो आप नहीं करेंगे ऐसा कुछ? मैं तो मेरे जो मुझे है मैं खुद वो करूँगी। मेरे घर से मेरा कोई भी पुरुष है वो इस पंचायत में इन्वॉल्व नहीं होगा। इस बात की आप गारंटी दे रहे हैं? इस बात की मैं गारंटी देती हूँ। यही जागृति है मेरी कि जब महिला सीट आई है तो ऐसी पढ़ी लिखी महिला को इस मैदान में उतारा जाना चाहिए था कि वो काम करे। जिसके अंदर सिर्फ एक महिला ही पढ़ी लिखी है, वो कोई सीख कर के पहले नहीं आता है, जब पंचायत राज में पहुँचता है तो सीखता है। लेकिन अभी जो महिलाएं प्रत्याशी उतरी है, उन्होंने उनकी कोई रुचि नहीं है इस पंचायत विभाग के अंदर काम करने की। शायद मैंने नहीं देखा, पुरुष हैं, लेकिन ये तो सीट तो महिला की है। और इसी जागृति को लाने के लिए मैंने इस चुनाव के अंदर मैंने अपना एक सुझाव है और महिलाओं का सुझाव है कि इससे अच्छा तो आप ही हो ना, कम से कम आगे जाकर के काम तो लेके आओगे। संतोखपुरा में जो चुनाव है उनके लिए किस तरीके से चुनाव क्षेत्र इस जगह पर तैयारियां की गई? तैयारियाँ पूरी है सर। पोलिंग के लिए 7:30 बजे से लेकर के और 5:30 बजे तक का टाइम है वोटिंग का, जिसमें जो बूथ वाइज व्यवस्था है वो उसकी कंप्लीट हमने पूरी तैयारी कर ली है। कोविड को ध्यान में रखते हुए किस तरीके के? कोविड को ध्यान में रखते हुए एक तो सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जाएगा। इसके अलावा मास्क का उपयोग किया जाना है सभी मतदाताओं के द्वारा। कोई ऐसा मतदाता नहीं होगा बूथ पर जिसको बिना मास्क के वोटिंग की अनुमति। प्रयास ऐसा करेंगे हम लोग। और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए जैसे रेलिंग वगैरह की व्यवस्था जो है बूथ पर की गई है। टेंट की व्यवस्था है मतदाताओं के लिए। छाया, पानी, पेयजल सुविधाओं का ध्यान रखा गया है। लगभग 46 से अबव जो है 4600 से अबव वोटर्स यहाँ पर जो है पार्टिसिपेट करेंगे इसमें, इस चुनाव में। कुल कितने कमरों में चुनाव होंगे? 6 कमरों में व्यवस्था है बूथ की। तो लगभग 500-700-800 के लगभग मतदाता है। और कितने प्रत्याशी हैं? प्रत्याशी सरपंच के लिए तो 14 प्रत्याशी है टोटल, और वार्ड पंचों के लिए 5 वार्ड निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं, और बाकी 23 कैंडिडेट इस चुनाव में प्रतिद्वंदी है। आपका नाम? मदन लाल वर्मा, प्रधानाचार्य बदनौर। Stay updated always with Bhilwara Lokmani News app. हम लाते हैं ब्रेकिंग न्यूज आपके लिए हर दिन। कभी भी कहीं भी देखें ताज़ा खबरें आपके मोबाइल पर। देखें न्यूज वीडियोस किसी भी टाइम। हमारे साथ जुड़े रहे और डाउनलोड करें भिलवाड़ा लोकवाणी ऐप, अवेलेबल ऑन प्ले स्टोर। डाउनलोड नाउ। और सब्सक्राइब करना ना भूलें आपका अपना भिलवाड़ा लोकवाणी यूट्यूब चैनल।